हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग लास्ट क्लास का जो है कंटिन्यूएशन में करेंगे। सैलरी का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एचआरए की एग्जेम्पशन बताई थी। याद है बच्चों, एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करनी होती है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एचआरए के अलावा और कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और अलाउंस कराया था, याद है मुझे, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो आज की क्लास में हम एंटरटेनमेंट अलाउंस के अलावा कुछ अलाउंसेस के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया था। मैं उम्मीद करता हूं हो गया होगा, बट स्टिल मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि अगर जिसका नहीं हुआ वो भी देख लें। बच्चों एक बात बताओ, क्या ये चेंज ऑफ फैक्टर का केस है? हाँ सर, चेंज ऑफ फैक्टर का केस है। कैसे बेटा? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी ये 9 महीने आपका रेंट क्या रहा है? 0 है। बोलो हाँ या ना। और 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपका रेंट कितना हो चुका है? देखो 300 रुपए महीना। यानी अगर हम लोग देखें तो एक अप्रैल से 31 दिसंबर और फिर इस डेट से लेकर 31 मार्च, गवर्नमेंट ने बोला इस डेट से लेकर इस डेट तक रेंट आपका 0 है। यहां से रेंट, यहां सॉरी 300 मैंने गलती से बोल दिया, 1200 रुपए के हिसाब से देना है। यानी 3600 रुपए हो गया पूरे 3 महीने का रेंट। 1200 इंटू 3, 3600। उनका कहना यह था कि भाई एचआरए मिल रहा है 300 रुपए महीना, 300 इंटू 12 मतलब 3600 रुपए में रिसीव हुआ, और 3600 रुपए ही मैंने रेंट के नाम से पे किया था, चाहे वो मैंने 3 महीने के अंदर पे किया। क्या गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशन देगा? गवर्नमेंट कह रहा है नो, हम ऐसे एग्जाम्पशन देते ही नहीं। तो क्या करते हैं इस केस में? इस केस में हम चेंज ऑफ फैक्टर वाले केस में क्या करते हैं बच्चों? चेंज ऑफ फैक्टर वाले केस में हम अपनी एचआरए की एग्जाम्पशन अलग अलग हिस्सों में कैलकुलेट करते हैं। तो एक जगह पे आप 9 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे और एक जगह पे आप 3 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे। हाँ या ना? जब आप 9 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप लोग लिखोगे बेस एक्चुअल एचआरए रिसीव। कितनी एचआरए रिसीव हुई? एचआरए कितनी रिसीव हुई? 300 रुपए महीना। तो 300 इंटू 9 2700 रुपए। और यहां पर बताओ 300 इंटू 3 900 रुपए। फिर उसके बाद रेंट पेड आपने इंफॉर्मेशन डाली, रेंट पेड आपका कितना है? यहां पर तो रेंट है ही नहीं, 0। जबकि यहां पर रेंट पेड कितना है? यहां पे रेंट कितना है? 3600 रुपए। 1200 इंटू 3 3600 रुपए, जिसमें से माइनस किया आपने 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिक सैलरी है 2000 इंटू 3 यानी 6000 रुपए, और डीए दिया हुआ है 1250, उसका 32%, 400 रुपए इंटू 3 1200 रुपए, तो 1200 रुपए वो हो गए। तो 3 महीने की सैलरी हुई 7200, जिसका 10% हो गया 720, विच इज इक्वल टू 2880। और थर्ड लिमिट अगर हम लोग देखें 9 महीने के लिए, तो यहां पर क्या रहेगी? 50% 40% जो भी हो, ये तो नील ही आ गया ना, तो एग्जाम नील हो गया। यहां पर थर्ड लिमिट जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप लोग चेक करोगे 50% ऑफ सैलरी जब आप निकालोगे तो 3600 आएगा, विच एवर इज लेस बच्चों 900। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट हुआ 900 रुपए। इन दोनों को टोटल कर दो, एग्जेम्प्ट हो गया 900 रुपए। टैक्सेबल कितना हो गया? 3600 में से 900 हटा दो, 2700 रुपए टैक्सेबल हो गया। तो 2700 टैक्सेबल, 900 रुपए एग्जेम्प्ट। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, 7th के बाद मैं एक क्वेश्चन और दिया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये तो मेरे को लगता है हो ही गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतने तो समझदार आप हो ही कि ये कर लोगे क्वेश्चन, है ना। चलो आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो टॉपिक तो ग्रेचुटी का लिखा है, बट मैं क्वेश्चन ग्रेचुटी का नहीं कराने वाला हूं। अभी मैं ग्रेचुटी से पहले आपको कुछ और अलाउंसेस के बारे में बताने वाला हूं। नोटिफाइड अलाउंसेस, राइट डाउन हेडिंग सेक्शन 10 क्लॉज 14, नोटिफाइड अलाउंसेस। हम पढ़ रहे हैं इसको सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 14 के अंदर। अच्छा बच्चों, जब मैं सेक्शन 10 का नाम ले लेता हूं, आप लोग जानते हो क्या होता है? सेक्शन 10 का मतलब है कि कुछ ना कुछ क्या होगी? एग्जेम्पशन होगी। बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया। तो भैया सेक्शन नंबर 10 आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ अलाउंसेस क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। अब बताओ
क्या क्या कैटेगरीज इसके अंदर कवर की गई मैं बता देता हूं, ये देखो। नोटिफाइड अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अगर यहां बात की जाए तो ये वो कैटेगरी है जिनके अलाउंसेस में एग्जेम्पशन मिलती है, अलाउंसेस पे एग्जेम्पशन मिलती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम से कंपेयर करते हैं। कहां से कंपेयर करते हैं? एक्चुअल एक्सपेंडिचर से। यहां पर कैटेगरी 2 अलाउंसेस में वो अलाउंसेस आएंगे जिनको हम कंपेयर करेंगे, इनकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है फिक्स, वो एग्जेम्पशन लिमिट से, फिक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ही हम यहां पे माइनस करेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट करेंगे, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और कैटेगरी 3 में वो अलाउंसेस आएंगे जहां पर एक अलग क्राइटेरिया होता है एग्जेम्पशन निकालने का, वो मैं यहीं पर ही बताऊंगा। सो सबसे पहले कैटेगरी 1 से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं वो लिखते हैं। राइट डाउन कैटेगरी 1, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। Whichever is less is exempt। जितना अलाउंस मिला और उसको कंपेयर करेंगे जितना आपने खर्चा किया, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैटेगरी 1 ये कहता है। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? ये कैटेगरी 1 के अलाउंसेस आते हैं। कैटेगरी 1 के अलाउंसेस में जितना मिला उसमें से खर्च कितना किया हम उससे कंपेयर करेंगे। अगर खर्च अपने जितना मिला वो सारा का सारा कर दिया तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर जितना मिला उसमें से कम अमाउंट एग्जेम्प्ट खर्च किया तो जो किया खर्चा वो उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी 2 अलाउंसेस के अंदर क्या अलग है, मैं इसको कैटेगरी 2 क्यों बोल रहा हूं, ये देखो। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड को कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के साथ। whichever is less, whichever is less is exempt। कहा कि भाई जितना अलाउंस मिला उसमें से आपको एक एग्जेम्पशन लिमिट दी जाएगी जो कि फिक्स कर दी जाएगी, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर खर्चों से कोई लेना देना नहीं है कैटेगरी 2 में। अगर हम ध्यान से देखें तो कैटेगरी 2 के अंदर खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। कैटेगरी 1 की बात करें तो यस, खर्चों से क्या है, लेना देना है। खर्चों को देखना है कि खर्चे कितने किए हैं। अगर अलाउंस मिला है 100 रुपए और खर्च किया है 80 रुपए तो 80 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो हाथ में बचा रहा आपके। कैटेगरी 2 में वो अलाउंसेस है, यहां पर खर्चों देखना ही नहीं है। तो यहां पर बस क्या करना है, यहां पर आपको जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन लिमिट से कंपेयर करना है। जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट फिक्स की हुई है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें कौन से अलाउंस आते हैं? कैटेगरी 3 के अंदर वैसे तो एक ही अलाउंस आता है, बट ये कैटेगरी अलग क्यों है, उसका तरीका, उसका रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूं। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 रुपीज पर मंथ whichever is less is exempt। कैटेगरी 3 में वो अलाउंसेस आते हैं बच्चों, कैटेगरी 3 में वो अलाउंसेस आते हैं जिनको हम कम एग्जेम्पशन इस तरीके से देते हैं। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड
या फिर 10,000 रुपए महीना, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने तीनों को अलग अलग कैटेगरीज क्यों बोला। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि तीनों के एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हैं। तो इसमें कैटेगरी 1 में कौन से अलाउंसेस आते हैं, आओ जरा चर्चा करें। कैटेगरी 1, ना कैटेगरी 1 के अंदर कौन से अलाउंसेस आते हैं? पहला, ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो ये ट्रेवलिंग अलाउंस कंपनी अपने इंप्लॉय को देती है कि ट्रेवल करके आएगा, अगर दिल्ली से, मतलब दिल्ली कह रहा हूं, जॉब करने की सिटी से बाहर जब भी जाएगा, जॉब करने की जो सिटी होगी जहां पे वो जॉब कर रहा है उधर से बाहर जब भी जाएगा, भाई कोई कंपनीज होती है ना अपने इंप्लॉयज को टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करता रहते हैं वो लोग, मतलब क्या है उनका काम ही टूर जॉब का है। भाई कभी किसी सिटी में जा रहे हैं, कभी किसी स्टेट में जा रहे हैं, है ना, काम हो सकता है, कोई भी तरह का काम हो सकता है। अगर आपका काम ही ऐसा है तो कंपनी के लिए वो आप क्यों खर्चा करोगे? कंपनी के लिए आप खर्चा नहीं करोगे, कंपनी को पैसा देना चाहिए। तो कंपनी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है। क्या दे रही है कंपनी आपको? ट्रेवलिंग अलाउंस। इज दैट क्लियर? तो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको जो मिल रहा है, दिस इज क्यों दिया जा रहा है? फॉर मीटिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड द सिटी ऑफ जॉब। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आपको यह पैसा दिया जाता है। क्या यह बात समझ में आती है दोस्तों? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। नंबर 2, डेली अलाउंस। कंपनी अपने इंप्लॉय को डेली अलाउंस दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि ऑब्वियस है बच्चों, जब वो इंप्लॉय जॉब करने के लिए, करने की वजह से वो अपने सिटी ऑफ जॉब जहां पे वो काम कर रहा है उस जगह से वो बाहर जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, तो उसको डेली रूटीन के भी कुछ खर्चे हैं जो उठाने होंगे। भाई खाना पीना, भूख लगेगी, खाएगा। अच्छा, अगर ऑब्वियसली कुछ रूम वगैरह, होटल रूम वगैरह लेना पड़ सकता है, उसको बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहा है, तो बच्चों उसके लिए उसको डेली अलाउंस चाहिए। क्या चाहिए उसको? डेली अलाउंस। अब एक बात बताओ, कंपनी के लिए इंप्लॉय क्यों करेगा खर्चा? कंपनी के लिए इंप्लॉय क्यों करेगा खर्चा? वो कौन करेगा खर्चा? कंपनी खुद करेगी। कंपनी उसको, अपने इंप्लॉय को क्या देगी? डेली अलाउंस। सो ये किस लिए होता है दोस्तों? फॉर मीटिंग डेली routine expenses outside the city of job। ठीक है जी। नंबर 2, डेली अलाउंस। नंबर 3 यूनिफॉर्म अलाउंस। कंपनी अपने एम्प्लॉय को, आपने देखा होगा, यूनिफॉर्म देते हैं। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म देती हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपने देखा होगा कि इनके इन सेक्टर जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है? यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। अब वो यूनिफॉर्म मेंटेन भी तो करना होता है कि नहीं? उसका खर्चा वगैरह भी तो होगा, कुछ प्रेस का खर्चा होगा, या फिर उसको धुलवाने का खर्चा होगा। यूनिफॉर्म को मेंटेन करना किसका काम होना चाहिए? कंपनी का खर्चा। भाई हाँ ठीक है, कंपनी की यूनिफॉर्म है, उसके लिए कंपनी पैसा भी दे देगी कि कोई टी शर्ट, कोई शर्ट खराब हो गई, बटन टूट गया या कुछ ऐसा हुआ, तो वो उसके लिए आपको हर महीने के महीने पैसे देंगे। बट वो काम करवाएगा थोड़ी ना कंपनी, कह रहा आप अपने आप कराओ, मैं तुम्हें हर महीने के महीने 100 रुपए दे रहा हूं, साल के कितने हो गए? 1200। अगर इस 1200 रुपए में आप क्या कर सकते हो कि भाई यूनिफॉर्म के लिए जो भी मेंटेनेंस करनी है ना, तो वो आप कर सकते हो, इसमें से निकालो पैसा। क्या मेरी बात समझे? तो यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए, यूनिफॉर्म की क्या कहते हैं, मुरम्मत के लिए, कोई भी मुरम्मत की जा सकती है, तो वो आप खर्चा करोगे अगर उनके लिए, तो वो खर्चा के लिए कंपनी आपको एक फिक्स पेमेंट दे रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस।
वर्कर्स में भी होता है, वर्कर्स में भी मिलते हैं, कंपनी अपने वर्कर्स को क्या देती है, यूनिफॉर्म देती है, और उसको मेंटेन करने का काम एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भैया दे रहा है इसी चीज के लिए, कह रहा है मैं तेरे को इसी चीज के पैसे दे रहा हूं, यूनिफॉर्म सही चाहिए, साफ सुथरी चाहिए। फॉर मीटिंग maintenance expenses of uniform. नंबर 4, यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, अब आप जॉब करने जाते हो, जब आप जॉब करने चले जाते हो तो आपको कंपनी ना कभी कहीं भेज रही है, मतलब दिल्ली में ही भेज रही है, मतलब आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो, मान लो दिल्ली में कर रहे हो, तो दिल्ली में आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो कभी दिल्ली से कोई एरिया में भेज रही है, कभी दिल्ली से कोई एरिया में भेज रही है, बट वो सिर्फ ये है कि आपको रोज के रोज काम करना है, मीटिंग करनी है, वापस आना है। तो अगर आप काम करने के लिए, जैसे फील्ड पे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो फील्ड पे काम करते हैं, तो उनको कंपनी कन्वेंस के लिए पैसा देती है फिक्स, उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। फॉर मीटिंग कन्वेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस विद इन द सिटी ऑफ जॉब। तो ये जनरली जॉब वाली सिटी के लिए ही होता है, कन्वेंस का खर्चे देने के लिए, वो ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं है, ये कन्वेंस अलाउंस है। क्या मेरी बात समझे? पॉइंट नंबर 5, एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस। अब क्या होता है, कंपनीज अपने इंप्लॉइज को इंकरेज भी करती है कि अगर तुझे कोई पढ़ाई करनी है, तुझे कोई मतलब ऐसा ना एजुकेशन करनी है, तो मैं तेरे को करवाता हूं, मैं तेरे को अपनी तरफ से क्या दूंगा, पैसा दूंगा, तू चिंता ना कर, तू बस पढ़ाई कर। जैसे अब तुम बोलोगे सर जॉब कर रहा पढ़ाई कैसे करें? अरे जॉब करने के साथ साथ भी पढ़ाई की जा सकती है। जैसे कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ज्वाइन कर ली, अब ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब तो ज्वाइन कर ली, अब वो आगे प्रमोट होना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी प्रमोशन हो, अब उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अगली जो प्रमोशनल डिग्री है, सॉरी अगली जो प्रमोशनल जो जॉब है, जो आपको प्रमोशन मिलेगी, बट वो तभी मिल सकती है जिसके लिए आपके पास एमबीए होनी जरूरी है। क्या मेरी बात समझे? मतलब ठीक है ना, क्राइटेरिया है कि हमें एमबीए चाहिए उस पोस्ट के लिए। अब वो बंदा बड़ा परेशान, कहता मैंने तो नौकरी करके मैं तो मेरी तो प्रमोशन ही रुक गई, मैं तो 20-25 हजार की सैलरी पे रह जाऊंगा जिंदगी भर के लिए। अब कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी को समझ में आया ये बंदा कुछ करना चाहता है, तो ठीक है ना यार, अगर ये पढ़ाई करना चाहता है तो क्यों ना करवाओ उससे पढ़ाई। तो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भाई मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा कर रहा हूं, तू 5 साल 6 साल कंपनी छोड़ के जा नहीं सकता, पता चले मैं तेरे लिए खर्चा कर दूं, कल को तू नौकरी छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। तो कंपनी अपने इंप्लॉय को एकेडमिक अलाउंस देता है फॉर मीटिंग एकेडमिक और एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों रिसर्च अलाउंस भी हो सकता है, ये एकेडमिक और रिसर्च दोनों नामों से हो सकता है। रिसर्च अलाउंस में रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस दे देते हैं कि भाई कोई इंप्लॉई है जो कंपनी में कहता है कि मैं रिसर्च करना चाहता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ नया इनोवेट करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कुछ खर्चा लगेगा, तो कंपनी ने उसको एक रिसर्च अलाउंस के नाम से पैसे दे दिए। पॉइंट नंबर 6, हेल्पर अलाउंस। अब अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को हेल्पर अलाउंस देता है
क्या है हेल्पर? भाई ऑफिस में एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। किसको? आप कंपनी के सीनियर मैनेजर हो, आपको छोटे मोटे काम करने के लिए खुद जाना पड़ता था। कंपनी के मालिक ने देखा यार ये छोटे मोटे काम करने के लिए अगर ये जाएगा तो मेरी कंपनी तो बंद करवा देगा, ये मेरा सीनियर मैनेजर है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं एज अ मालिक, एज अ ओनर, मैंने देखा कि भाई ऐसा बड़ी प्रेशर हो रहा है उसके ऊपर, तो मैंने क्या किया, उसकी हेल्प कराने के लिए एक हेल्पर रख दिया। ये हेल्पर वो नहीं है कि आप घर पे जाके उससे बर्तन मंजवा रहे हो, झाड़ू पोछा लगवा रहे हो, वो नहीं है हेल्पर, ये सर्वेंट नहीं है, हेल्पर है। तो ऐसे केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को हेल्पर के लिए एक फिक्स पेमेंट देता है, ठीक है। आप आगे कितना खर्चा करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सैलरी कितनी देते हो आगे, वो हम लोग मैटर नहीं करता है, बट गवर्नमेंट को मैटर करता है। कह रहा जितना खर्चा किया जाएगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी ही ऐसी है। सो लिखो फॉर मीटिंग हेल्पर रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये जितने भी खर्चे की बात हो रही है ना, ये सारे के सारे ऑफिशियल खर्चे हैं, सारे के सारे। ट्रेवलिंग ऑफिशियल, डेली ऑफिशियल, यूनिफॉर्म ऑफिशियल, कन्वेंस ऑफिशियल, एकेडमिक रिसर्च। देखो है तो ये अपना पर्सनल बेनिफिट ले रहा है इंप्लॉई, बट वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ही के ऑफिशियल यूज के लिए ही होने वाला है, क्योंकि कल को वो एमबीए डिग्री ले लेगा तो अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज से, है ना, वो हमें बेनिफिट देगा। क्या ये बात समझ में आती है? कंपनी को ही फायदा होता है। हेल्पर अलाउंस फॉर मीटिंग हेल्पर रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अलाउंसेस देता है, जिसका हम लोगों ने क्या करना है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव को खर्चों से कंपेयर करना है, व्हिचएवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूं। मिस्टर एक्स received rupees 5,000 per month as conveyance allowance he has spent rupees 36,000 per annum पर एनम लिख लो या फॉर द ईयर लिख लो, फॉर द ईयर इतना वो पैसा खर्च कर चुका है, ठीक है। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट, आपको बताना टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कन्वेंस अलाउंस आपको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से कितना मिला, 60,000 मिला होगा, जिसमें से जितना खर्चा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन याद है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 खर्चा कितना किया, 36,000, तो 36,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 24,000 रुपये टैक्सेबल होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? तो कैटेगरी 1 कुछ इस तरीके के अलाउंसेस है जहां पे खर्चों से कंपेयर करना है, ठीक है। और बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना, तो लोग इसके नकली बिल बनाते हैं। मतलब कंपनी को, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो इसके नकली बिल बना लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म ही है, मैंने एक दर्जी से जान पहचान कर ली, ठीक है, कोई नकली बिल ही तो बनाने हैं। नकली बिल बना के उसको क्या दिखाने हैं, एम्प्लॉयर को दिखाने कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, तो जितना पैसा खर्च कर दिया उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चाहे आप सारा ही अमाउंट खर्च करवा दो तो सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बचेगा नहीं तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। ये है कैटेगरी 1 अलाउंसेस। फिर आते हैं कैटेगरी 2 पे, आ जाओ। कैटेगरी 2, बच्चों कैटेगरी 2 में वो अलाउंसेस आते हैं जहां पे कंपेयर करते हैं उनकी एग्जेम्पशन लिमिट के साथ। इसलिए अच्छा, कैटेगरी 1 के अलाउंसेस को याद करने का एक शॉर्टकट बताऊं, आप इसको याद करो हुड्डा सिटी से। कैटेगरी 1 को हुड्डा सिटी, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं उनको पता होगा हुड्डा सिटी कौन सी सिटी है, ठीक है। तो हुड्डा सिटी, बट अगर नहीं भी रहते तो भी कोई बात नहीं यार, आपको याद तो करना ही है। तो मैंने हुड्डा सिटी एक कोड बना दिया, तो आपको याद करना है। एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। फिर से बोलो,
एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। तो ये हुड्डा सिटी हो गया हमारे कैटेगरी 1 अलाउंसेस। कैटेगरी 2 अलाउंसेस, अब इसमें कौन से अलाउंसेस आते हैं, आओ जरा लिखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बच्चों, क्या नाम से नहीं पता चल रहा कि कंपनी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों देती होगी? आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है ना, उसको मीट आउट करने के लिए। तो कंपनी आपको फिक्स पैसा दे रही है हर महीने, क्योंकि उसको बड़ा दुख लग रहा है, यार इतना पैसा, इतना फीसेस हो गई हैं आजकल स्कूलों की, तू मुझसे यार ले, हर महीने के महीने 10,000 रुपए ले। ठीक है, तो कंपनी कितना पैसा देती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट कितनी एग्जेम्पशन दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट बता रहे हैं, उससे ज्यादा हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो बताओ एग्जेम्प्ट कितना है? तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज, भाई साहब सुन के हैरान, 100 रुपीज पर मंथ। भाई साहब इससे ज्यादा क्या एग्जेम्पशन देंगे? गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपए महीना एग्जेम्पशन दे रहे हैं। ओ भाई ये भी ले ले, नहीं चाहिए ये, 100 रुपए एहसान कर रहे हैं, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। गवर्नमेंट ने फाइनली बता दिया कि हम कितने कंजूस हैं। 100 रुपए पर मंथ की वो एग्जेम्पशन देना चाह रहा है, मात्र 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे के 100 रुपए। पता है क्यों? एक्चुअल में ये कंजूसी वाली बात नहीं है। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहे हैं, वो इंकरेज कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। उनकी फीसेस तो इसी के आसपास होती हैं, प्राइवेट स्कूल में तो खर्चा ज्यादा होगा ही ना भाई। हमने कब कहा? हम तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए इंकरेज करेंगे ना, प्राइवेट स्कूल के लिए इंकरेज क्यों करेंगे? समझ रहे हो? तो एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन मिल रही है आपको मात्र 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। और पता है, कहता है बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 2। मैं क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे आपने 2 ही पैदा करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एग्जेम्पशन 2 बच्चों को मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? सो एग्जेम्पशन अप टू 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और बच्चे 2 ही अच्छे। क्या मेरी बात समझ में आई? नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अलावा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कुछ बच्चों की एडमिशन हॉस्टल में करा रखी है, तो एडमिशन हॉस्टल में कराए तो हॉस्टल में खर्चा हो रहा है, तो हॉस्टल के लिए जो खर्चा हो रहा है उसके लिए क्या कोई एग्जेम्पशन मिलेगी? तो यस, गवर्नमेंट कहता है बिल्कुल मिलेगी। तो उस पे जो खर्चा हो रहा है, कंपनी तो पैसा दे रही है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी एग्जेम्पशन दे रहा है? ये देखो, एग्जेम्पशन अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, और कहता है बच्चे 2 ही अच्छे। कितने बच्चे? 2 ही अच्छे। क्या मेरी बात समझे? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और बच्चे 2 ही अच्छे। इसी तरीके से हॉस्टल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट हॉस्टल्स के साथ कंपेयर किया गया और कहा गया कि 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और बच्चे 2 ही अच्छे, यही आपको एग्जेम्पशन मैक्सिमम मिलेगी। नंबर 3, हॉस्टल के बाद अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब देखो, हम लोगों ने इससे पहले कैटेगरी 1 में भी कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पढ़ा था, बट वो क्या पढ़ा था? हमने वहां ट्रेवलिंग पढ़ा था, हमने वहां कन्वेंस पढ़ा था। ट्रेवलिंग का मतलब है आप जब दिल्ली से, मतलब जॉब वाली सिटी से बाहर जा रहे होगे तो उसको हम लोग ट्रेवलिंग बोलेंगे। बट जब आप जॉब के मतलब ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस के कामों से आपको इधर उधर भेजा जाएगा तो उसको कन्वेंस बोलेंगे। बट ट्रांसपोर्ट इज समथिंग एल्स। रेजिडेंस, ऑफिस एंड बैक, बच्चों इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और इस पे एक टाइम पे हर इंसान को एग्जेम्पशन मिलती थी, बट गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन खत्म कर दी और गवर्नमेंट ने कहा ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो किसको मिलेगी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो किसको मिलेगी? लिखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे एग्जेम्पशन मिलेगी ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप पर्सन।
गवर्नमेंट ने कहा इनको एग्जेम्पशन मिलेगी, और कितनी मिलेगी? एग्जेम्प्ट अप टू ₹3200 पर मंथ। हाँ जी, बच्चा नहीं आएगा इसमें, बच्चा कहां से आ गया इसमें? एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी रेजिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेजिडेंस जाने के लिए, बट ये सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप, डिपेंडेंट, डिसेबल्ड लोगों के लिए मिलेगी। क्या मेरी बात समझे? और वो भी एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 3200 रुपए महीना। ये मतलब 3200 चलो जायज है, समझ में आता है कि कुछ तो सोचा है कुछ तो सोचा है। नंबर 4, अंडरग्राउंड अलाउंस। अब ये क्या है सर? अंडरग्राउंड भेज रहे हैं? हाँ, कंपनीज, कई कंपनीज होती हैं जहां पे जिनके काम, जैसे कोल माइंस है, ठीक है, कोल इंडिया है। अब कोल इंडिया है, उसको कोल माइंस में ही जाना पड़ेगा ना एम्प्लॉय को, कोयला निकालने के लिए, कोयला एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए ऐसे कुछ कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अंडरग्राउंड भेजा जा रहा है। तो अंडरग्राउंड के लिए क्या दिया जा रहा है? अंडरग्राउंड अलाउंस। अब ऐसे ताकि उसको मतलब अट्रैक्ट कर सकें कि भाई तेरे को फायदा होगा अंडरग्राउंड जाने का, है कि नहीं? तो तेरे को मैं अलग से अलाउंस दे रहा हूं, फिक्स पेमेंट अलग से अंडरग्राउंड के लिए। दैट इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड अलाउंस। तो कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को अंडरग्राउंड अलाउंस देती है तो क्या होगी एग्जेम्पशन? राइट डाउन। इट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹800 पर मंथ, 800 रुपए महीना। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मान लो आपकी पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हो जाती है, कहां हो जाती है? ट्राइबल एरिया, मतलब जंगली इलाके में। अगर जंगली ऐसे इलाके में कहीं पोस्टिंग हो जाती है तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बच्चों? एग्जेम्पशन मिलेगी अप टू ₹200 पर मंथ, अप टू ₹200 पर मंथ। नोट करो। हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 5 वो अलाउंसेस हैं जो इसके अंदर कवर्ड होंगे, ठीक है सर? बस यही 5 है? नहीं बेटा, इसके अलावा वैसे है तो सही, ये देखो, इसके अलावा है तो सही, बट वो मैंने ना लिखे नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला, एग्जाम में ना आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं, तो मैंने इन अलाउंसेस को अलग लिख दिए हैं। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग हिली एरिया में हो जाए तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, हाई ऑल्टीट्यूड में हो जाए तो ये मिलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के क्या मिल गए? एग्जेम्पशंस मिल गई। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस अलग अलग एरिया वाइज, बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया, अलग अलग तरह के क्या मिल गए? एग्जेम्पशंस। कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया 2600, कॉम्पेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया 1000 रुपए। ऐसे ही कोई बेटा देखो याद करने के लिए तो अंबार है, बहुत कुछ है। इसको सिर्फ रीड करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। रीड करके सिर्फ ये कि अगर आ गया एग्जाम में तो आपको पता हो। चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, आज तक ही नहीं आया। मतलब अगर मैं अपने 15 साल ही देख लूं, जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो उन 15 सालों में भी नहीं आया आज तक। तो पॉइंट ये, तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए नहीं है, रीड करने के लिए, कि आपको एक बार ही पता होना चाहिए कि ये भी अलाउंसेस होते हैं, ठीक है? मोटा मोटा याद आपको 5 अलाउंसेस करने हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में कितना है? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस में सिर्फ हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए कितना है? 3200 रुपए पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस के लिए 800 रुपए पर मंथ, और ट्राइबल एरिया के लिए 200 रुपए पर मंथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये है हमारी कैटेगरी 2। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी 3 पे। बच्चों याद है मैंने बताया कैटेगरी 3 के अंदर एक ही अलाउंस होता है। कैटेगरी 3 में एक ही अलाउंस होता है। तो एक काम करते हैं ना, कैटेगरी 3 को वहीं लिख देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है जहां पर वो जगह बनी हुई थी, क्योंकि एक ही अलाउंस है। एक अलाउंस के लिए क्या अलग से बनाना? ये देखो यहां पे बना है ना,
तो यहीं पर कैटेगरी 3 का मैं नाम लिख देता हूं, कौन सा अलाउंस है। इसका नाम है बच्चों फिक्स्ड अलाउंस। क्या नाम है? फिक्स्ड। इसको पर्सनल अलाउंस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पर्सनल अलाउंस। सर ये किस चीज के लिए है? बेटे ये दिया जाता है ओनली टू द एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं ना, उन्हीं को ये अलाउंसेस मिलते हैं, बस उसके अलावा किसी और को नहीं मिलते हैं। सो फिक्स या पर्सनल अलाउंस ओनली अलाउड टू द एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी को ही मिलते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं मिलते। क्या मेरी बात समझ में आई? फिक्स्ड एंड पर्सनल अलाउंस। इज दैट क्लियर? तो जैसे ट्रक के ड्राइवर है ना, वो बेचारों का क्या है कि भाई क्या इनको सैलरी देते हैं, ट्रक के ड्राइवर्स को क्या देते हैं? सैलरी भी देते हैं, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना। अब उसके साथ साथ इनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए रोज के रोज का, क्योंकि वो लोग बेचारे टूर पे ही रहते हैं, कभी दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है, कभी महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, फिर वापस दिल्ली जा रहा है, फिर वापस महाराष्ट्र तो ऐसा कुछ चल रहा है। इतने टूर में होते हैं, इतने बिजी रहते हैं पूरा पूरा दिन, और बेचारे सारा स्टे वगैरह भी जो है वो ट्रक में ही कर देते हैं। कंपनी क्या करती है? इनको हायर करती है और फिर उनको बात बोलती है कि देखो हम आपको 15,000 रुपये तो फिक्स देंगे ही देंगे, प्लस आपको 15,000 हम आपको और देंगे, या 20,000 हम आपको और देंगे। कह रहा वो किस चीज के? जो भी खर्चा होगा रास्ते में, होटल का, खाने पीने का, वो तुम्हें करना है। कह रहा अच्छा, समझ गया। हाँ समझ गया ना, तो आपको 15,000 तो मैं दे ही रहा हूं, वो तो आपको जा ही रही है सैलरी। 20,000 में इस वजह से दे रहा हूं महीने के, कि आपका रोज का जो खाने का पीने का खर्चा होगा, और जो आपको रहना कहीं पे पड़े भी, तो आपको कहीं रहना भी पड़े तो आपको वहां पे रह भी सकते हो, उसी के अंदर से सारा खर्चा निकालना है। कहता मैं समझ गया 20,000 रुपये में से निकालना है। हाँ तो बताओ बच्चों, अगर मुझे यही वाला अलाउंस 20,000 रुपये मिला होता, यही अलाउंस, कौन सा वाला? पर्सनल अलाउंस। ₹20,000 महीना मिला होता तो मुझे इसमें से कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? देखो अलाउंस रिसीव हुआ 20,000 रुपये महीना, इसका मतलब है साल का कितना हो गया? 2,40,000। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा उसके लिए तो मैंने ये बात बोली थी, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 रुपये पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो 20,000 रुपये का 70% कर दो, या फिर आप 2,40,000 का ही 70% कर दो। बताओ 70% 2,40,000 का क्या आ रहा है? 1,68,000। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 10,000 रुपये महीने के साथ, यानी 1,20,000 रुपये के साथ। बताओ विच एवर इज लेस। 1,20,000, तो 1,20,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इस एग्जाम्पल को समझ में आया? अब पर्सनल अलाउंस वर्ड लिखा जाएगा ना, तो साथ में लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही इंप्लॉई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गए हमारे अलाउंसेस। इसके नीचे एक नोट लिखते हैं, राइट डाउन। कैटेगरी 3 तो मैंने ऊपर ही करा दी, ठीक है चीज छोड़ दो उसको। नोट नंबर 1, allowances which are not covered under any of the category above are fully taxable। बच्चों अगर कोई अलाउंस इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में कवर्ड नहीं है तो क्या करना है? उसको फुली टैक्सेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट अलाउंस। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आपने बोला था हेल्पर अलाउंस। नहीं बेटे, सर्वेंट अलाउंस अलग है,
ये घर के लिए सर्वेंट, तो ये अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 में भी नहीं आता, 2 में भी नहीं आता और 3 में भी नहीं आता। इसी तरीके से सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, सर ये क्या चीज है बेटे? मान के चलो आप एक छोटे शहर में रहते हो, छोटे शहर में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी में, उस कंपनी ने आपको दिल्ली में या बॉम्बे में या फिर कैलकाटा में या फिर आपको क्या कहते हैं चेन्नई में, मतलब ऐसे कोई एरिया के अंदर आपको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, बैंगलोर में, ऐसे कोई एरिया में। एकदम से खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे? हाँ सर खर्चे बढ़ जाएंगे। तो कंपनी आपको पहले 15,000 रुपये सैलरी दे दी थी, और जब उसने देखा कि भाई आपको दिल्ली में भेज दिया है तो या बॉम्बे में भेज दिया है, ऐसी जगह पे भेज दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके सिटी की वजह से खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे। तो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इसीलिए दिया जाता है कि ताकि वो जो खर्चे हैं वो आप मीट आउट कर पाओ, सिटी कॉम्पेंसेटरी। बट मैंने बताया ना किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल। इसके अलावा लंच अलाउंस, कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या दे रही है, लंच अलाउंस, लंच के खर्चों के लिए। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल के खर्चों के लिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, मेडिकल अलाउंस। और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से काफी है, सारे कवर कर ही लिए मैंने ऑलमोस्ट। बहुत सारे और कैटेगरीज भी हो सकते हैं, बट समझ लो ना कि कोई भी ऐसा अलाउंस हो जो इन तीनों कैटेगरीज में ना हो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए। क्या मेरी बात समझ में? और इसका मतलब है वो इसमें आ गया तो मतलब फुली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नोट नंबर 2, अलाउंसेस टू फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है, ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं जो इन एम्प्लॉइज को मिलेंगे तो फुली एग्जेम्प्ट होंगे। वो कौन से अलाउंसेस नहीं, वो कौन से एम्प्लॉइज हैं जिन एम्प्लॉइज को ये अलाउंसेस मिलेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आओ जरा देखें फॉलोइंग एम्प्लॉइज कौन कौन से हैं। नंबर 1, एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जाम्पल WHO, WTO, एम्बेसीज, समझ गए ना? तो अगर कोई इंप्लॉई ऐसी जगह पे काम करता है यूएन में, WHO, WTO, एम्बेसी, तो आपको वो अलाउंसेस जो भी मिल रहे होंगे वो फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको कोई भी तरह का अलाउंस मिले फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पे कोई टैक्स नहीं। नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड। क्या ऐसा हो सकता है कोई इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जिसको बाहर पोस्ट कर दिया हो? सर जैसे इंडियन एम्बेसी है बाहर, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर देश में हमारे देश की एम्बेसी है, तो उसके जो एम्बेसडर होते हैं, जो बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं, वहां के हेड होते हैं, वो कहां से जाते हैं? इंडिया से ही तो जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड, यहां से क्या मिलता होगा उनको? अलाउंसेस मिलते होंगे, तो वो अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। नंबर 4, सम्चुअरी अलाउंस provided, sumptuary allowance provided to sumptuary allowance provided to member, retired member, chairman
और रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम तो सुना ही होगा। यूपीएससी बच्चों, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना, वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ऐसे एग्जाम्स के जो हेड होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं और जो इनके चेयरमैन होते हैं, या फिर वो रिटायर्ड हो गए, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रही है? समचुरी अलाउंस। समचुरी अलाउंस बच्चों अलाउंस है फूड और पर्सनल आइटम्स के लिए। कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा फिक्स मिलता है, समचुरी बोलते हैं उसको, ठीक है, समचुरी अलाउंस। ये अलाउंस की बात करें तो ये अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई अलाउंस मिले किनको? इन मेंबर, रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन, तो मैंने ये नहीं बोला सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, सिर्फ समचुरी अलाउंस एग्जेम्प्ट है, जो कि फूड और पर्सनल आइटम से रिलेटेड है, दैट्स इट। और कोई अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 4 ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रिविलेज दिया है। नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन। नंबर 3, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और नंबर 4, मेंबर और रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन और रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, उनको अगर सेंचुरी अलाउंस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? करें क्वेश्चन करें नोटिफाइड अलाउंसेस पर। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर है 21। मिस्टर राजेश एक एम्प्लॉई है एसीएस लिमिटेड में, गेटिंग अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ कैलकुलेट दिस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तो आ जाओ करें 21 का फर्स्ट पार्ट। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 300 रुपए महीना, ठीक है, 300 रुपए महीना। कितने बच्चे हैं? 3, तो 3 बच्चों के हिसाब से मिल रहा होगा 10,800। बट आपको पता है कि आपको जो एग्जेम्पशन मिलनी है वो 100 रुपए पर मंथ मिलनी है ना? और बच्चे मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है? 2 ही बच्चों की मिल सकती है, तो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? 2400। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 8400 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सेकंड देखो, 200 रुपए पर मंथ आपको अलाउंस मिल रहा है, एक ही बच्चा है, तो 200 रुपए के हिसाब से एक ही बच्चा है इंटू 12, कितना हो गया? 2400। एग्जेम्प्ट कितना हो गया? 100। एक ही बच्चा है 12 महीने के लिए, कितना एग्जेम्पशन? 1200 रुपए। इसका मतलब है टैक्सेबल कितना हो गया? 1200 रुपए। बोलो हाँ या ना? 1200 रुपए एग्जेम्प्ट हो गया, 1200 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नंबर 3, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है आपको 550 रुपए पर चाइल्ड। बच्चे 2 हैं इंटू 12, कितने हो गए? 1200 रुपए बन गए। अब आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, बट एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 100 रुपए मिलेगी, इंटू 2 बच्चों के हिसाब से 2400 रुपए बनते हैं। बट क्या 2400 रुपए माइनस करेंगे इसमें से? नहीं, तो इसलिए लिखेंगे 2400 बट रिस्ट्रिक्टेड टू 1200। सो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 1200 मिलेगी, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आई अभिमान? यस, ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको कि मिल तो 2400 रुपए रहा है, बट आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन 1200 मिल ही सकती है, क्योंकि 1200 से ज्यादा एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकती ना। मतलब आपको मिल ही, रिसीव ही 1200 हो रहा है, तो एग्जेम्पशन 1200 तो मिलेगी, हाँ या ना? ये हो गया 21। 22 देखते हैं। एक्स एक एम्प्लॉई है वाईजेड लिमिटेड में, रिसीव 5000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी, 1000 per month as DA, 100 per month as children education allowance, 800 per month as hostel allowance, 1500 per month as transport allowance, 500 रुपए पर मंथ as helper allowance और 600 रुपए पर मंथ as city compensatory allowance. Mr. X is having 3 children. कितने बच्चे हैं? 3. Calculate his gross salary. पापा सैलरी वाला फॉर्मेट करना है, बट इसमें नंबर ऑफ अलाउंसेस दिए हैं,
हमें टैक्सेबल कॉलम, टैक्सेबल वाले जो अमाउंट होगा, अमाउंट फाइनल अमाउंट लिखना होता है, वो टैक्सेबल लिखना होता है, एग्जेम्प्ट लिखना होता है, या पूरा लिखना होता है? टैक्सेबल टैक्सेबल लिखना होता है। तो एग्जेम्प्ट माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो? 2024-25। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक पे। बेसिक पे कितना है? 5,000 रुपये महीना। सो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से इंटू 12, 60,000 रुपये हो गया बेसिक पे। इसके बाद दिया है 1,000 रुपये महीना एस डी ए। तो डियरनेस अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से साल का कितना हो गया? 12,000 रुपये। बोलो। प्लस कर देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि कितना रुपये मिल रहा है? 100 रुपये पर मंथ। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ मिल रहा है। आपने देखा बच्चे कितने हैं? 3, बट आपको मैक्सिमम 2 ही बच्चों की एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि बना 3,600 रुपये, आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 2,400 रुपये। आपके 1,200 रुपये तो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। क्या ये बात समझ में आई? सो हम लोग देख पा रहे हो, टैक्सेबल टैक्सेबल वाला अमाउंट ही हम लोग राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। आगे आ जाओ। इसके बाद आपको दिया है हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ये कितना दिया है? 800 रुपये महीना। तो 800 रुपये महीना मतलब, और हम देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो हम मान के चलेंगे तीनों बच्चों के लिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है। तो 800 इंटू 3 इंटू 12, 28,800। अच्छा, याद रहे हॉस्टल अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। अगर हॉस्टल में हॉस्टल के खर्चों की बात हो रही है, उसमें एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं है, एजुकेशन अलग। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे ही हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 800 रुपये पर मंथ की आपको रिसीव हो रही है अलाउंस, और 3 बच्चे हैं, तो 12 महीने के हिसाब से 28,800 हो गया। आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपको पता है? 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 7,200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको टैक्सेबल कितना होगा? 21,600। तो मैं ये वाला अमाउंट यहां लिख दूंगा, 21,600। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी भी कैटेगरी में आता है? आता है सर, कैटेगरी 2 में आता है। बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वो क्या, वो बात याद नहीं आ रही कि हमने लिखा था हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए? जी हाँ सर, हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए लिखा था। इसका मतलब है एग्जेम्पशन आपको तब मिलेगी जब हैंडीकैप डिसेबल्ड हो गए, वरना नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है ये फुली टैक्सेबल होना चाहिए, बिल्कुल। सो 1,500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 18,000 रुपये। नेक्स्ट है हेल्पर अलाउंस। क्या हेल्पर अलाउंस किसी कैटेगरी में आता है? हाँ सर। कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी नंबर 1 में आता है सर, हुड्डा सिटी। जी हाँ, हुड्डा सिटी में आता है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे खर्चों के साथ। हेल्पर अलाउंस मिला कितना है? 500 रुपये महीना। तो 500 महीना मतलब 6,000 रुपये। आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना? एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना? 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो 100 इंटू 12, 1,200 रुपये खर्च एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 4,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे देखो, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया है। क्या दिया है? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस कितना दिया हुआ है? 600 रुपये महीना दिया हुआ है, और खर्चा भी लिखा है। क्या सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस किसी कैटेगरी में आता है? नहीं आता है सर। अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आता तो क्या करना है? फुली टैक्सेबल करना है। खर्चा देखने की जरूरत है? नहीं। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना? 7,200। क्या और कोई अलाउंस है जो रह गया हो? चेक कर लो एक बारी।
दैट्स इट। तो मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई है, ग्रॉस सैलरी आ गई है 60,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 21,600 प्लस 18,000 प्लस 4,800 प्लस 7,200, यानी 1,24,800। 1,24,800 ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 23, बट आपको पता है ना होमवर्क जरूर करके आना है, क्योंकि अगली क्लास में मैं पहले तो होमवर्क डिस्कस करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और वो होमवर्क डिस्कस किया अगर मैंने ही करवाना है तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो आप लोग खुद करो, ट्राई करो, और आप देखो कितना टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, सही आ रहा है नहीं आ रहा है, अगली क्लास में चेक करना, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।